नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजनांद गांव के तसनाम भवन में मंगलवार को आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली जिला स्तरीय बैठक रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने चर्चा की है और इसके अलावा एक परिचय भी प्राप्त किया गया है और साथ ही पुराने और नए पदाधिकारियों को सामंजस्य बिठाया गया, काम करने की नसीहत दी गई। साथ ही बैठक में त्योहार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यात्रा निकालने पर चर्चा की गई है। यात्रा में खासतौर पर फोकस जो है वो ग्रामीण अंचल के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के अलावा प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए झूठे वादों को याद दिलाया जाएगा। रायपुर से नेताओं ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा किए गए झूठे वादों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। और ऐसे क्षेत्र में छोटे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर आम आदमी पार्टी जनता के हितों के लिए पहले भी आगे थी और आगे बढ़कर काम कर रही है। आज की ये बैठक जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर है। प्रदेश समिति की ओर से और हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर संदीप पाठक जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनके निर्देश, उनके मंशानुसार पर पूरे प्रदेश में हर जिले में संगठन विस्तार को लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में आज राजनांदगांव की भी बैठक है और यहाँ भी बहुत से साथियों ने लगातार जनहित के मुद्दों को उठाया है। यहाँ की स्थानीय जनता कांग्रेस भाजपा के किए गए झूठे वादों से और उनके द्वारा चलाए जा रहे जनहित के मुद्दों में जो कमियां हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच बनी हुई है और उनको लेकर हम जनता के बीच जा भी रहे हैं। लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने को बिल्कुल तत्पर हैं और संगठन विस्तार को लेकर आज पूरे राजनांदगांव जिले के चारों विधानसभा में ग्राम स्तर पर बूथ स्तर तक बनाने की हमारी तैयारी है, जिसको लेकर आज की बैठक है। मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी। दुर्ग में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसील और नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधिमंडल 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया है और तहसीलदारों की मुख्य मांग है कि तहसीलों में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि बिना किसी भार के तहसीलदार कार्य कर सके। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ अपने संसाधन की मांग को लेकर संपूर्ण राज्य में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग जो है वो ये है कि हमको तहसीलों में भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए, जिसमें मानव संसाधन जैसे प्यून हुआ, ऑपरेटर हुए, बाबू हुए और साथ ही साथ हमको हमारे तहसीलदारों के लिए गाड़ी, फ्यूल, इन सब की व्यवस्था, क्योंकि इन सब से जनता को सुविधा होगी और अगर ऑपरेटर बाबू सभी पर्याप्त संख्या में हो तो लोगों का काम भी जल्दी होगा और जो लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत जो भी सेवाएं हैं वो हम लोगों को काफी जल्दी प्रदान कर पाएंगे। तो ये अपना पूरा छत्तीसगढ़ में है जी, पूरे छत्तीसगढ़ में है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? 3 दिवसीय अभी आकस्मिक अवकाश लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अगर शासन मांग नहीं पूरी करती तो इसके संबंध में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी 30 तारीख को निर्णय लेगी, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पे ज्ञापन ये ज्ञापन हमारा दिया जा चुका है। दुर्ग पंच भाई, प्रदेश संयोजक, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर आज से 3 दिवसीय हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख जो मांगे हैं वो पत्र है, जिसमें तहसील के सेटअप से है बुनियादी आवश्यकताएं हमारी चपरासी, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह की बुनियादी आवश्यकताएं, जिससे हम अपना लोक सेवा गारंटी के नियम के अंतर्गत आने वाली जो सुविधाएं हैं वो हम जनता को आसानी से मुहैया करा पाए। इन संसाधनों के अभाव में हम समय से ये कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इसलिए शासन को हमारा निवेदन भी है कि हमारी ये मांगों को पूर्ण करें। दूसरी आवश्यकता है हमारी जो पश्चातवर्ती शासन में पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा किया गया, नायब तहसीलदारों को
अधिकारी घोषित किया जाना। दूसरी मांग थी हमारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन का 50-50 जो गुरु सीएम साहब ने घोषणा किया था, लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं हो पाई। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्रदेश स्तर के तहसीलदारों पे, नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके पक्ष रखने का अवसर ही प्रदान नहीं किया जा रहा है। बिना उनके पक्ष को सुने सीधे उनसे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम शासन से ये अपेक्षा करते हैं कि उनको अवसर प्रदान किया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। अभी 3 दिन का है। 3 दिन के बाद अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमारे प्रस्थान करेगी। हमारे जिलाध्यक्ष दुर्ग। तो वहीं राजनांदगांव में फ्लाईओवर के नीचे राज्य स्तरीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जहां 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले इस आंदोलन में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक जिला कार्यालय परिसर के सामान्य पूजन भदंत धम तप मुख्य संयोजक छत्तीसगढ़ भिक्खू संघ राजनांदगांव के मार्गदर्शन में जिले में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। साथ ही बिहार के महाबोधि महाविहार में बौद्ध समाज का धार्मिक स्थल है, उसमें संशोधन कर अन्य समुदाय के लोगों को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही बौद्ध समाज के लोगों का यह भी कहना है कि हर संप्रदाय का अलग अलग धार्मिक स्थल है। साथ ही बौद्ध समाज के धार्मिक स्थल में किसी भी दूसरे को अधिकार क्यों दिया जा रहा है। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर हमारा 20वां दिन 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई आंदोलन और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई महाबोधि महाविहार में। लेकिन इस आंदोलन में बैठने का हमारा पहले आंदोलन ये था कि महाबोधि महाविहार को लेकर मुक्ति को लेकर में आंदोलन अनुभव का 134 साल ये आंदोलन चल रहा है और उसमें 34 सालों में जो हम तो मांग कर रहे हैं वो मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं। लेकिन 58 साल बाद विधेयक बना और 58 साल विधेयक में बना तो इससे क्या है 4 लोग और 4 हिंदू और वहां का कलेक्टर प्रदेश अध्यक्ष लगा, ऐसा फैसला है। ऐसे समझौता राजेंद्र पाल जी ने करवाया और उस तरीके से चला था, लेकिन हमको वो स्वीकार नहीं था। इस शिकायत में 134 सालों से चल रहा है। इसी आंदोलन को लेकर उनके में अभी 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है और 12 फरवरी 4-5 जनों के आ गया है वो आंदोलन, तो उसी को गति देने के लिए आज हम छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, सभी सरकार से हम मांग ये कर रहे हैं कि हम बौद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध लोग हैं, हमारे आध्यात्मिक जगह आध्यात्मिक जीवन को मुक्त कर दीजिए। हमारे आध्यात्मिक जीवन जो है बौद्धों को सौंप दीजिए। देखिए उदाहरण का ये होता है कि हिंदू लोगों का अगर आस्था का जो क्षेत्र है तो उनका परमिशन तो वो आस्था का उनका शिक्षा लोगों का आस्था का संबंधन नहीं करते हैं लोगों की प्रकाश और अन्य धर्मों धर्म की भी बात करेंगे, जैन धर्म की भी बात करेंगे, अन्य धर्म की भी बात करेंगे, तो उनकी प्रतिबंध का जो मामला है धर्म के लोगों के हम चाह रहे थे महाबोधि महाविहार 184 एक हमारा बन जाए तो हमारा रास्ता का है उस जगह में ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त किया तो हम चाहते हैं ज्ञान हमारी पवित्र पवित्र स्थल को बौद्धों की चिंता मिलना चाहिए। इसलिए हम 134 साल से आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हम छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे विधायक सांसद मंत्री जो कुछ भी है तो हम उनसे भी मांग करते कि हम तो आपके ऊपर है ना, आपके मतदाता है, हमारे हित की रक्षा करना आपका अधिकार है। क्योंकि हमने चुनकर आपको विधानसभा होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा में हमने भेजा है तो आप हमारे हितों के सामने आना चाहिए। इस बात को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। अगर महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो चल रहा है उसका अगर निकाल नहीं आएगा, बराबर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए को निगम 31 तारीख तक चल रहा है और 31 तारीख को आंदोलन रैली करने जा रहे हैं।
ज्ञापन सत्र 2 बार ज्ञापन हमने थे। हमारे विधायक सांसद सरकार सभी को ऐसे 15-16 लोगों को विभागों को हमने ज्ञापन सत्र यहाँ तक राजनांदगांव को कलेक्टर को भी सौंपा। हमारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष को भी सौंपा, लेकिन 2 बार ज्ञापन सौंपने के पश्चात भी मुख्यमंत्री साहब को भी सौंपा, राज्यपाल को कोई अधिकारी नहीं, कोई नेता मंत्री नहीं, हमारी सुध लेने कोई नहीं आ रहा है। बिहार सरकार की बात छोड़िए, केंद्र सरकार की बात छोड़िए, लेकिन हमारे राज्य की राज्य सरकार है वो तो आना चाहिए कि आप हमारे ऊपर, हम आपके लिए कुछ करते हैं। ऐसा भी सुध लेने 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, अब तीसरी बार हम ज्ञापन की 25 तारीख देने वाले हैं। फिर सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम नया तरीके से हम आंदोलन करेंगे। वो शायद तीसरा आंदोलन भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन हो सकती है। 25 तारीख तक यहाँ लेंगे और सरकार शासन प्रशासन अगर समझे के लिए लेगी तो आगे उग्र आंदोलन होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरा नाम बिल्कुल धन्यवाद। राजनांदगांव संस्कारधानी शहर है, जहां पर और धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा हर साल कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है। राजनांदगांव का गणेश पर्व पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब उज्जैन के तर्ज में आयोजित महाकाल यात्रा भी छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हो रही है। महाकाल यात्रा में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पूर्व सांसद अभिषेक, पूर्व महापौर सीमा देशमुख और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु महाकाल यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं प्रदेश पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव में जिस तरीके से गणेश पर्व मनाया जाता है, उस तरीके से सावन में चंद्रमौलेश्वर बाबा की महाकाल यात्रा निकाली गई है। साथ ही महाकाल यात्रा पुराना ढाबा होते हुए शांतिनगर चिखली स्टेशन पर होते हुए गौरीनगर में समाप्त हुआ। ये यात्रा कई रास्तों से होते हुए चौक से निकलकर पूरा शहर भ्रमण करके गौरीनगर में समाप्त हुआ। भारी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये तो बाबा महाकाल की ही कृपा है। श्रावण मास के इस महीने के तीसरे सोमवार में पुराना ढाबा से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में बाबा के भक्त जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाबा चंद्रमौलेश्वर की यह पालकी यात्रा जो है अपने भव्यता के साथ अपने प्रजा के बीच में निकली हुई है और यह हमारा 5वां वर्ष है और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह यहाँ पुराने ढाबे से जो है यह यात्रा प्रारंभ हुई है और गौरीनगर में जो है विभिन्न मार्गों से होते हुए उसका विश्राम होगा। 31 तारीख को दिन गुरुवार ये यात्रा जो है वो मोतीपुर से निकाली जाएगी और वो यात्रा भी शहर के उस क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए संगम चौक में उसका जो है विश्राम होगा। खैरागढ़ में जो है वो 1 तारीख को यह यात्रा निकलेगी। खैरागढ़ में भी जो है बारिश की वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो तिथि था उसको आगे बढ़ा के जो है वो 1 तारीख दिया गया। 12 यात्रा जो है इस वर्ष जो है महाकाल सेना के तरफ से और चंद्रमौलेश्वर के रूप में और हमारे जो है राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में जो है ये यात्रा निकल रही है। मैं सभी श्रद्धालुगण से अपील करना चाहता हूं कि ये इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। नाग पंचमी कल है, मैं उसकी भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस यात्रा में जो शामिल हुए हैं उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूं और आने वाले समय में इस यात्रा में अधिक से अधिक जो है वो हमारे श्रद्धालुगण शामिल हो। जय श्री महाकाल। चंद्रमौलेश्वर रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने सोमवार के दिन सावन के नगर भ्रमण को निकले। ये यात्रा पुरानी ढाबा से प्रारंभ होकर शिवनगर, शांतिनगर, चिखली स्टेशन पारा होते हुए गौरीनगर में शीतला मंदिर में बाबा का यात्रा का विश्राम होगा। बारिश भी आज हुई लेकिन भीड़ में कमी नहीं। ये संस्कारधानी है और यहाँ सनातनी लोगों का निवास है, तो ये यहाँ बढ़ चढ़ के बाबा के स्वागत में लोग बारिश में भी अपने घरों से घर आरती लेके जगह जगह बाबा का आरती
पे उतार रहे हैं। बहुत भीड़, सबसे पहले तो जय श्री महाकाल सबको। सावन का महीना, आज सोमवार, तीसरा सोमवार में बरसते पानी में इतने उत्साह से लोग बाबा का इंतजार कर रहे थे कि लोग बरसते पानी पड़े। जब बाबा आए तो उतर के तो ऐसा लगा कि स्वर्ग पे भगवान शंकर जी चले आ रहे हैं। और ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिला, विहंगम दृश्य देखने मिला कि लोग बरसते पानी में आरती किए, पूजा किए, फूल वर्षा किए। ईश्वर लगा कि ऊपर से बरसात कर रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में हमारी जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर सबके घर सुख संपत्ति दे, धन्य धान्य देना और सबको स्वस्थ करके, यही प्रार्थना ईश्वर से। आज लगा कि उज्जैन की महानगरी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में पधार गई है और बहुत ही सुंदर आकर्षण दृश्य था। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव गणेश की झांकी के बाद बाबा की पालकी के लिए प्रसिद्ध हो रही है। आपके नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ महाकाल। जी जी, मैंने भी अपने घर के सामने, वार्ड की जनता हमारी सब उत्सुक रहती है, तो हर साल की तरह इस बार भी मंच लगाया, बाबा का स्वागत किया और बाबा से आशीर्वाद मांगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर है। कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठ जाबंधु ने भी बताया कि हम 17 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल में बैठे हैं। हड़ताल का मुख्य कारण है साधन नहीं, सेवा नहीं, क्योंकि साधन के बिना जनता की सेवा करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ की 17 सूत्री मांगे हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं के तर्ज पर जो है हम विरोध स्वरूप जो है सामूहिक अवकाश लेकर के हम शासन से कुछ मांगे अपनी मनवाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि तहसीलों में जो संसाधन नहीं है, ना कि हमारे पास में अभी मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों प्रकार के संसाधनों की भारी कमी है और निश्चित रूप से मानव संसाधन स्टाफ पर्याप्त नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे काम लंबित हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम समय सीमा पर जनता को सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यही है कि हमको संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए ताकि हम सही समय पर काम को पूरा कर सकें। और इसके साथ ही हमारे कुछ साथी जिन पर बिना कोई उचित पर्याप्त जांच के निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिनकी बहाली के लिए भी हम शासन से ये मांग रखते हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कमल किशोर साहू, तहसीलदार एलबी नगर और प्रवक्ता जिला प्रांतीय हमारी जो कार्यकारिणी है कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक से। अभी हमारी जो मांगे हैं 17 सूत्री है, जिसके संबंध में शासन को हमने पूर्व से ही ज्ञापन दिया है और इसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारे पास मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों की अत्यधिक कमी है। मानव संसाधन में हमारे पास ऑपरेटर स्टाफ और अन्य सुविधा और पटवारी भी
अत्यधिक संख्या में कम है। तो उससे क्या है कि लोक सेवा गारंटी और जनता की जो काम है उसको समय सीमा में करने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। और इन सब के अलावा भी क्या है कि वेतनमान में जो विसंगति है, तत्कालीन समय में उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन आज पर्यंत वेतनमान में जो संशोधन है अभी तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से 17 सूत्री है, इसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। तो यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, जिसके तीसरे सोमवार को प्राचीन बाबा भोरमदेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक तरफ जहां पूरे मंदिर में श्रद्धा की गूंज सुनाई दी, तो वहीं ये दिन इसलिए भी खास बन गया क्योंकि सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने खुद हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की है। देखिए इस रिपोर्ट में। सावन महीने के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुंच गई जब सीएम विष्णुदेव साय ने हजारों कावड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव उपस्थित रहे। ये लगातार दूसरा साल है जब मुख्यमंत्री खुद श्रद्धालुओं के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं भोरमदेव मंदिर। यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा खुशी है, खुशी की लहर है कि आइए उनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से आए? लावातर से। क्या हो रहा है यहाँ? एक नंबर हो रहा है। महाल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विष्णु साय जी आ रहे हैं, पता है? आ रहा है। फुल वर्षा हो रहा है? हो रहा है। कैसा लग रहा है? एक नंबर। और हम लोग यहाँ कुछ अपडेट करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से भी चर्चा करेंगे कि यहाँ की आने के बाद कैसा टाइप का महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी और यहाँ बहुत श्रद्धालु हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ शिव का प्रकाशित बना हुआ है। आप करते हैं, कहाँ से आए हो आप भोले बाबा? संबलपुर धनौरा। कैसा लग रहा है भोले बाबा का प्रारूप पूरा बन करके आए? यहाँ बहुत अच्छा है माहौल, बहुत यहाँ मस्त वातावरण है। भोलेनाथ का बहुत अच्छा, उसका मान गुण होगा। हमारे यहाँ का धनौरा का 90 लोग आया है, बहुत दूर दूर से कमरिया है सब। और यहाँ हम लोग कुछ बात करते हैं श्रद्धालुओं से चर्चा करते हैं और यहाँ भक्ति कमरियों से बात करते हैं। कहाँ से आए? दावत। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। फुल वर्षा हो रहा है, विष्णु साय जी पहुँचने वाले हैं। पता है कि नहीं है? पता है सर। क्या देख रहे हो यहाँ पर? कैसा लग रहा है? फुल माहौल बना हुआ है, बहुत फुल वर्षा हो रहा है, कांवड़ियों का स्वागत कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिसके स्वागत के लिए अब से कितना लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ बुजुर्ग लोग से बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर बुजुर्ग आदमी है और यहाँ पर ये भोरमदेव आकर के सभी लोग का मनोरंजन का मोह हो रहे हैं। क्या नाम है बाबा? कैसा लग रहा है आने पर? कौन है सुना? कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा लगा थे? कौन आते? मंत्री। कौन मंत्री आते? अच्छा। और यहाँ पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं थोड़ा। विष्णु साय जी, यहाँ कौन मंत्री आते बाबा? कौन मंत्री आते? कैसे लगा थे यहाँ? बहुत बढ़िया। विष्णु साय आने वाले अभी? हाँ। और यहाँ हम लोग कल में विष्णुदेव साहब की मौजूद हो जाएंगे और यहाँ पर इतना ज्यादा भोरमदेव पे उत्साह और यहाँ कार्यक्रम में प्रदर्शित है। पुष्प वर्षा के बाद सीएम साय ने बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर मंत्रोच्चारण, विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। साथ ही प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। सीएम साय ने मंदिर परिसर में मौजूद कावड़ियों
और श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना और पूरे आत्मीय भाव से अभिनंदन किया। सीएम साय ने कहा कि सावन मास के तीसरे सोमवार को बाबा भोरमदेव की पावन धरती पर शिव भक्तों के साथ जुड़ना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। हजारों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत मिसाल है। सीएम साय ने सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा इस पुण्य अवसर की महत्ता को और भी अभूतपूर्व बना गई है। महीना का तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पिछले साल की भांति यहाँ पर हम सभी लोग, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, आज जो कांवड़ी हैं उनके सत्कार में, उनके स्वागत में पुष्प वर्षा किए हैं और भगवान भोरमदेव की विधिवत पूजन अर्चन किए हैं। मां नर्मदा के जल से अभिषेक किए हैं, दूध से अभिषेक किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और इस अवसर में विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जो अमरकंटक से जल लेकर 150 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आई और जलाभिषेक की, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। तो सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। भोरमदेव विकास के लिए करोड़ की स्वीकृति हुई है। हाँ, भोरमदेव विकास के लिए भारत सरकार में एक स्वदेश दर्शन योजना है और सरकार के प्रयास से और विशेष कर इस क्षेत्र के विधायक और हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी सब मिलकर 146 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के विकास के लिए दिया है। आने वाले समय में यहाँ का चहुमुखी विकास होगा। 5 एकड़ भूमि जो है अमरकंटक में आवंटित हो गई है। हाँ, हर साल यहाँ के हजारों कांवरिये अमरकंटक से फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।